नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीबीयू सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 6 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद किए बिना। ये वीडियो आप लोगों के लिए महामैराथन होने वाला है। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, महासागरों में तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण का वर्णन करें। महासागरों में कहीं पर क्या होता है, तापमान कम पाया जाता है तो कहीं पर अधिक पाया जाता है। इसी को आपको बताना है। ये मोस्ट विवाह क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम आने वाला है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, महासागरीय तापमान परिचय और स्रोत। जिससे मतलब सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग लिखना है परिचय के तौर पर। मतलब जैसे महासागरों में तापमान क्या है, परिचय क्या है, ऐसे करके आप लोग एक हेडिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन के रूप में महासागरीय तापमान परिचय और स्रोत। सबसे पहले परिचय देना है और महासागर में कहाँ से तापमान आते हैं इसका स्रोत थोड़ा सा बता देना है। महासागरों में उष्ण और तापमान का एक प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा महासागरीय जल को गर्म करती है। हालांकि जल स्थल की तुलना में धीरे गर्म होती है और धीरे ठंडा होती है। फिर से यहाँ पर समझते जाइएगा, महासागरों में जो जल गर्म होता है, यहाँ पर जो तापमान बढ़ता है, इसका स्रोत क्या है, इसका एक प्रमुख स्रोत सूर्य है। मतलब सूर्य के कारण ही क्या होता है, जो समुद्री जल होता है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा होता है, जो धूप होती है, इसके कारण क्या होता है, महासागरीय जल गर्म हो जाती है। हालांकि क्या होता है, जो जलीय भाग होते हैं स्थल की तुलना में धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है। फिर से आप लोग समझो, यदि कोई स्थल भाग है और कोई जलीय भाग है, तो जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होगा जबकि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है। कि महासागरों में जो है सूर्य के कारण ही मतलब तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है। जो महासागरीय जल होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे गर्म होते हैं। क्या होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडा होते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, महासागरीय तापमान समुद्री जीवों और वनस्पति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी वृद्धि को प्रभावित करती है। जो महासागरीय जल होते हैं, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश आता है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं समुद्री इलाकों में, आप लोगों को पता होगा नीचे में। तो उनकी वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को पता होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्या करते हैं, बढ़ते हैं। उनको सूर्य के प्रकाश चाहिए तो चाहिए। तो जो समुद्री क्षेत्रों होते हैं, एक प्रकार से यहाँ शैवाल पाया जाता है, तो शैवाल को भी सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। जो सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, इनकी वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है, जीवों को वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, आशा इसको आप समझ गए होंगे। पहला हेडिंग आप लोगों को देना है महासागरीय तापमान परिचय और स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है तापमान का क्षैतिज वितरण। इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है सांप की तरह लेटा हुआ। इसका मतलब होता है कहीं पर तापमान कम पाया जाता है तो कहीं पर अधिक पाया जाता है। इसी को आपको देखना है। तो जो क्षैतिज वितरण होता है, इसमें अक्षांश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसको हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड। मतलब तापमान के क्षैतिज वितरण में अक्षांश क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसको, महासागरों की सतही तापमान पर अक्षांशों का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ तापमान सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और तापमान घटता जाता है। तो इसको आप लोग एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, बाकी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जियोग्राफी का स्टूडेंट है, पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा केवल। फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जो हमारा यह ग्लोब है, इसको बीचों बीच एक लाइन जाती है, इसको इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्तर की ओर देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर देखिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें एकदम सीधे पड़ती है। तो कोई भी चीज़ जब सीधे आएगा तो कम समय लेगा और ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ पर विषुवत रेखा में क्या होता है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी आती है और तापमान एकदम ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर तापमान कम होते जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब तापमान बहुत ना की मात्रा में पड़ता है, क्योंकि अक्षांश यहाँ एकदम क्या होता है, एकदम तिरछा हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए और दो तीन बातें बताया जा रहा है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और तापमान घटता जाता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में प्रति अक्षांश में कमी आती है। फिर से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यह ध्रुव है तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे 23.5 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 66.5 डिग्री हो जाएगा। 23.5 डिग्री में क्या होता है, दक्षिण में मकर रेखा होता है, इधर अंटार्कटिक ध्रुव होता है। ठीक है, इधर देखिएगा तो कर्क रेखा होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अक्षांश में हमारा कमी आते जाता है। समझ गए होंगे। विषुवत रेखा में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है। लेकिन जो ध्रुव होता है, यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो किरणें पड़ती है तिरछी पड़ती है। टेढ़ा मेढ़ा पड़ेगी तो ज़्यादा टाइम लेगा और बहुत कम काम करेगा। देखते आगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है स्थल और जल का असमान वितरण। एकदम जो भी लिखा हुआ है इसको पढ़ना एक बार, अपने आप समझ में आते जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, जिसके कारण वहां के महासागरों का तापमान स्थल के संपर्क में अधिक प्रभावित होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है, इसलिए वहां तापमान का वितरण सम रहता है। बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर बताया जा रहा है
ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन जाता है। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थलीय भाग होते हैं, जितने भी हमारे देश हैं विश्व के, सभी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ही मौजूद हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? यहाँ पर ज़्यादा समुद्री भाग देखने को मिलता है। तो जो स्थलीय भाग होता है, स्थलीय भाग में क्या होता है? जल्दी तापमान बढ़ता है, जल्दी यहाँ पर गर्म हो जाता है। और जब कोई चीज़ गर्म हो जाएगा तो आसपास का क्षेत्र भी गर्म होता है। तो यहाँ पर जो भी समुद्री वाले भाग होते हैं वे भी स्थलों के चलते गर्म होने लगते हैं। लेकिन जो समुद्री भाग होता है, समुद्री भाग धीरे-धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र होगा वह भी धीरे-धीरे क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है? यहीं पर यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखिए, स्थलखंड गर्म होने पर महासागरों का तापमान बढ़ा देते हैं और ठंडा होने पर घटा देते हैं। तो बढ़िया से समझ लो आप लोग, स्थलीय खंड जितना गर्म होगा, आसपास का क्षेत्र भी उतने गर्म होते जाते हैं, और यह जितना ठंडा होता है, आसपास का क्षेत्र भी उतना ठंडा होता है। ठीक है? पढ़ते जाना है आपको, सिंपल शब्दों में यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देना है तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर, इसको ध्यान रखिएगा। क्षैतिज वितरण सांप की तरह, ऊर्ध्वाधर वितरण ऊपर की तरह, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या है। यहाँ देखिए, महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। सूर्य की किरणें समुद्र में अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है। इस गहराई के बाद ऊर्जा का अभाव होता है। अधिक गहराई के साथ तापमान घटता है, लेकिन यह गिरावट सभी इकाइयों पर एक समान दर से नहीं होती है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो समुद्री भाग होते हैं, ठीक है, समुद्री भाग में जब सूर्य के प्रकाश आता है ना, तो कुछ ही क्षेत्रों तक पहुँच पाती है, पूरा तो नहीं पहुँचेगा अंदर तक। तो जहाँ तक पहुँच पाती है वहाँ पर तापमान अच्छा खासा रहता है, तापमान थोड़ा गर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाता है, पानी आपको ठंडा मिलते जाएगा, मतलब वहाँ पर तापमान नहीं पहुँच पाता है। यहीं पर वही बता रहा है। तो क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होता है समुद्री तल में क्या होता है, 200 मीटर तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है। तो जब 200 मीटर के बाद 300 मीटर आएगा तो यहाँ पर तापमान कम पाया जाएगा। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। समुद्री भागों में क्या होता है, जो सूर्य का तापमान होता है, ठीक है, ऊपर से और क्या होता है, धीरे धीरे घटते जाता है, गहराई जैसे बढ़ते जाता है तापमान भी घटते जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके कारण क्या होता है, तापमान में कहीं कमी तो कहीं अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्मोक्लाइन। द थर्मोक्लाइन लेयर। थर्मोक्लाइन एक परत होता है, तो ये क्या करता है, जो समुद्री भाग होते हैं वहाँ पर तापमान को प्रभावित करता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि तापमान के क्षैतिज वितरण में थर्मोक्लाइन क्या होता है, महासागरीय क्षेत्रों में इसकी क्या भूमिका होती है। देखिए, जो समुद्री वाला इलाका होता है ना, जो पानी का लेवल होता है, पानी की एक मोटी परत होती है, एक मोटी परत को ही क्या कहा जाता है, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। इस मोटी परत के बाद जो पानी होता है, मतलब एकदम ठंडा रहता है, यहाँ पर तापमान नहीं पहुँचेगा आपको। तो वहीं पर बताया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये थर्मोक्लाइन की सतह की नीचे की वह परत है जहाँ पर तापमान में तीव्रता से गिरावट आती है। यह परत सामान्यतः 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई के बीच पाई जाती है। थर्मोक्लाइन परत के नीचे का जल अत्यधिक ठंडा होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों के गहरे जल के समान होता है। तो इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो समुद्र की जल की एक परत होती है, मोटी परत जो होती है, इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये थर्मोक्लाइन की सतह होती है। लेकिन जिससे ही अचानक से तापमान में गिरा, गड्ढा आ गया, यहाँ पर तापमान समान था, जिससे ही नीचे गिरा यहाँ पर तापमान में कमी आ गया, तो इसी को क्या कहेंगे, थर्मोक्लाइन परत कहेंगे। थर्मोक्लाइन की जो निचले वाली परत होती है, ये क्या होती है, पूरी ठंडी होती है। जो इसकी गहराई होती है 200 से 1000 मीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है एकदम बहुत ही निम्न होता है, पानी ठंडा होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से ठंडे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी ठंडीला भाग होता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को पता होगा जो महासागरीय भाग होते हैं, कहीं कहीं महासागर के बीच में बर्फ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, वह थर्मोक्लाइन की परत के कारण ही पाया जाता है। तापमान बहुत ही एकदम निम्न रहता है, 0 डिग्री से भी कम रहता है, जिस कारण से नीचे का पानी एकदम बहुत ठंडा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अगला आपका दिया हुआ है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। अभी जो हम लोग देख रहे थे, यह क्या कर रहा था, महासागरीय जो तापमान हो रहे थे उसके क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमारा क्या है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। लवणता कहने का मतलब जो नमक होता है, समुद्री भागों में कहीं पर अधिक पाया जाता है, कहीं पर कम पाया जाता है, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं उसको बताना है। तो चलते हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परिचय को देखते हैं। महासागरीय लवणता क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको अपने से एक बार हम लोगों को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, तब दिमाग में आएगा, वरना नहीं समझ आने वाला है। तो इसको देखिए आप लोग, सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। इसे प्रति 1000 पीपीटी में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे बताया जा रहा है कि 1 किलोग्राम पानी में
1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम पानी में कितना पाया जाता है नमक का प्रतिशत, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम पानी में, 1 किलो पानी लीजिएगा, 1 लीटर पानी लीजिएगा, इसमें कितना नमक का प्रतिशत रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 ग्राम में जितने भी नमक की मात्रा होती है उसको लवणता कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर है महासागरों की जो औसत लवणता है 35% है। महासागरीय क्षेत्रों की जो औसत लवणता है, इसमें लवण की मात्रा कितनी है, 35% है। नेक्स्ट दिया हुआ है, लवणता का वितरण सभी महासागरों में एक समान नहीं है, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब लवणता की मात्रा कहने का मतलब है कोई भी समुद्र में जो है ना, कहीं पर नमक ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर कम पाया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे कारक होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। आगे हम लोग देखते हैं जो महासागरीय लवणता होता है इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों का होगा वाष्पीकरण और वर्षण। मतलब जो महासागरीय लवणता होता है इसमें वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करता है। मतलब जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ लवणता ज़्यादा पाया जाएगा, जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर लवणता कम पाई जाएगी। वाष्पीकरण और वर्षण के बीच का संबंध लवणता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ जल वाष्प बन जाता है और नमक शेष रह जाता है, जिससे लवणता बढ़ती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ स्वच्छ जल मिलने के कारण लवणता में कमी आती है। तो इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम लोग एक डेगची में पानी ले लेते हैं, एक डेगची में पानी ले लिए और इसमें हम लोग क्या कर दिए, नमक घोर दिए। हम लोग पानी गर्म करेंगे ना, 2 बज गया, रात के 2 बजे बना रहे हैं यार, क्या करें हम। देखिए ना, इतना रात का हम ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। फिर से हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग एक डेगची पानी लेंगे। ठीक है, एक डेगची पानी में क्या करेंगे, हम लोग 1 किलो नमक को घोल देंगे और इसको हम लोग गर्म करते जाएंगे। तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसमें शेष क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम लोग 1 किलो नमक लिए, एक डब्बा खाली डब्बा ले लिए, इसमें नमक भर दिए, अब इसमें हम लोग पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लवण की मात्रा जो होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको समझ गए होंगे, बहुत ही ये सिंपल है। जहाँ पर वाष्पीकरण होगा, जहाँ पर जल वाष्प बनकर उड़ता है वहाँ पर नमक ज़्यादा पाया जाता है, और जहाँ पर वर्षा होता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी मिलता है वहाँ पर नमक कम पाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। देख लेते हैं हम लोग अगला। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है नदियों की जल का आगमन। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, डायग्राम से आप लोगों को केवल समझते जाना है। यहाँ पर क्या करेगा, जो नदियाँ होगा अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर के आएगा समुद्री क्षेत्रों में। तो जहाँ पर पानी लेकर के आएगा वहाँ पर लवणता कम पाया जाएगा, और जिन क्षेत्रों में क्या है पानी एवे नहीं करता है, नदियाँ वहाँ पर एवे नहीं करता, केवल समुद्र है, वहाँ पर लवणता अधिक पाया जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में मीठा जल लेकर के मिलती है। जिन तटीय क्षेत्रों में बड़ी नदियाँ जैसे अमेजन, गंगा, कांगो समुद्र में गिरती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है। इसके विपरीत जिन बंद महासागरों में नदियों का पानी कम पहुँचता है वहाँ वाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो नदियाँ होगा ना, नदियाँ जब अपने साथ फ्रेश वाटर लेकर के आएगी, मीठा पानी लेकर के आएगी, वहाँ पर लवणता क्या होगा, कम पाया जाएगा। जबकि जिन महासागरों में क्या होता है, बहुत ही कम नदियाँ पहुँचती है या 1-2 नदियाँ पहुँचती है, वहाँ पर लवणता क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है बहुत कम पहुँच रहा है, तो लवणता की मात्रा ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। क्योंकि जो भी पानी है गर्म होकर के उड़ जा रहा है और केवल वहाँ पर नमक बच रहा है। तो इसको यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, सारे सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है वायुमंडलीय दाब और पवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो यहाँ पर आपको समझना है वायुमंडलीय दाब और पवन किस प्रकार से जो समुद्री क्षेत्र होता है इसकी लवणता को प्रभावित करता है। इसको देखो आप लोग, यहाँ पर पवनें महासागरीय सतह के जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर खारा पानी इकट्ठा कर देती है, जिससे वहाँ लवणता बढ़ जाती है। जबकि जिन क्षेत्रों में पवनें पानी के माध्यम से लवणता को दूसरे जलों पर, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर देती है, इसके कारण वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। यहाँ सबसे पहले आप लोग व्यापारिक पवनों को समझो, यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्यापारिक पवनें क्या होता है, 2 से 3 महीना लगातार एक दिशा में चलते रहता है। तो इन्हीं के बीच में 2 समुद्र आ गया है। पहला जो समुद्र है यह क्या है, खारा वाला है, और जो दूसरा समुद्र है यह मीठा वाला है। तो जब पवनें क्या होता है, खारा जल से होकर गुजरती है, तो जो इसके जल से गुजरती है तो इसकी लवणता को दूसरे समुद्र में ला करके मिला देती है। तो यहाँ पर लवणता कम हो गया और यहाँ पर लवणता बढ़ गया। यहीं पर आपको ध्यान रखना है। मतलब जब व्यापारिक पवनें खारा समुद्र से होकर बहती है तो जहाँ पर बहती है वहाँ पर लवणता कम हो जाती है, और जहाँ पर जाकर मिलती है वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, तो आशा है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसको पढ़ना है आपको 2-3 बार, अच्छे से दिमाग में धंसते जाएगा। अब आपको क्या देना है, महासागरीय धाराएं देना है, ओशन करंट्स देना है। महासागरीय धाराएं भी क्या करता है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है। इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं लवणता के वितरण में संतुलन बनाने का कार्य करती है।
गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लवणता का परिवहन करती है, जिससे वहां लवणता बढ़ जाती है। ठंडी धाराएं अपने साथ कम लवणता वाला जल लाती है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में लवणता कम हो जाती है। यहाँ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं महासागरीय धाराएं लवणता को कैसे प्रभावित करती है। जिससे हम लोग दो महासागरीय धाराओं को ले लेते हैं। पहला महासागरीय धारा गर्म है और दूसरा महासागरीय धारा ठंडा है। तो जो गर्म महासागरीय धारा होगा यह अपने साथ में क्या लाएगा, लवणता को लाएगा। लेकिन जो ठंडा महासागरीय धारा होगा यह ठंडी जल को लाएगा। तो जहाँ पर ठंडी जल को लाता है और दूसरे क्षेत्रों में मिलता है वहाँ पर लवणता कम हो जाता है। जबकि गर्म क्षेत्र वाला कोई दूसरे इलाका में मिलेगा तो यहाँ पर लवणता बढ़ जाएगा। समझने का ट्राई करिएगा। जिससे मतलब जो गर्म समुद्री जल धारा होता है अपने साथ लवणता को लाती है, और जो ठंडी जल धारा होती है अपने साथ अच्छा पानी लाती है। तो जहाँ पर लवणता लाएगी वहाँ पर लवणता बढ़ जाएगी, और जो अच्छा पानी लाएगा वहाँ पर लवणता कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर आगे दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम और बेल्टाडोर धारा इसके प्रमुख उदाहरण है। मतलब इन क्षेत्रों में क्या होती है, गर्म समुद्री जल धारा और ठंडी समुद्री जल धारा बहती है। गर्म समुद्री जल धारा में क्या होता है, लवणता को यह साथ लाती है, और जो ठंडी जल धारा होती है लवणता को अपने साथ नहीं लाती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप लोग रखिएगा गल्फ स्ट्रीम और बेल्टाडोर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है निष्कर्ष, मतलब अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा उसको बताना है। तो अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन को पढ़ा है। पहला क्वेश्चन हमारा था महासागरीय जो तापमान होते हैं इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था लवणता को प्रभावित करने वाले जो समुद्री क्षेत्र में होते हैं लवणता कैसे प्रभावित होती है इसको बताएं। तो दोनों क्वेश्चनों का यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको आप लोगों को समझना अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है महासागरीय तापमान और लवणता दो सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करते हैं। तापमान अक्षांश और गहराई के अनुसार बदलता है, जबकि लवणता वाष्पीकरण और स्वच्छ जल की आपूर्ति पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है तापमान कोई भी क्षेत्र में कम या अधिक कब पाया जाएगा, जब वहाँ पर अक्षांश की मतलब मात्रा किस प्रकार से है, कम अक्षांश से कि ज़्यादा अक्षांश है, साथ ही साथ वहाँ पर गहराई कितना है। जैसे जल अधिक होगा समुद्री क्षेत्र में, ज़्यादा गहराई रहेगा तो वहाँ पर कम तापमान, कम गहराई रहेगा तो ज़्यादा तापमान, इन सभी पर निर्भर करता है। और जो लवणता होता है, लवणता वाष्पीकरण और स्वच्छ जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा लवणता ज़्यादा होगा, और जहाँ पर स्वच्छ जल की मात्रा ज़्यादा होता है लवणता कम पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को निष्कर्ष में लिख देना है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो इसके बारे में ही केवल निष्कर्ष लिखना है। लवणता के बारे में पूछा जाता है तो केवल लवणता के बारे में निष्कर्ष लिखना है। इतना तो आप लोग लिख सकते हो। तो आशा इसको समझ गए होंगे। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्तियों और उसके प्रकारों का वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, कौन सी शक्तियां जिसके चलते ज्वार भाटा आता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम पढ़ के एकदम जाना है, एग्जाम में पक्का भिड़ने वाला है। तो चलते हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा क्या होता है, कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसके चलते ज्वार भाटा आता है। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। यहाँ पर जो भी बताया जाएगा इसको आप लोग समझने में ध्यान दीजिएगा, वरना यह जियोग्राफी है। जियोग्राफी में पढ़ते पढ़ते बाल झड़ जाता है, इसलिए अभी ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्वार भाटा का अर्थ लिखेंगे। तो समझ लेते हैं हम लोग ज्वार भाटा क्या होता है। सागरीय जल के ऊपर उठ करके आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं, तथा नीचे गिर करके पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, डायग्राम आप लोग देखो तभी आप लोग समझ पाइएगा। जैसे जो समुद्री वाला इलाका होता है ना, समुद्री वाले इलाका में क्या होता है, तरंगे आता है। ठीक है। मतलब समुद्र की लहरें आता है, तो जो ऊपर उठता है लहरें उसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब ऊपर जब उठा उसके बाद फिर से वह नीचे गिरेगा और पीछे की ओर लौट जाएगा, तो इसको हम लोग भाटा कहते हैं। तो सभी कोई अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, जो भी समुद्री एरिया में घूमने के लिए जाते हैं सभी कोई इसको देखे होंगे। तो इसको ज़्यादा समझाना नहीं है। मतलब जब तरंगे क्या होता है ऊपर उठ जाता है इसको ज्वार कहते हैं, और जब वो तरंगे नीचे गिर जाएगा और पीछे की ओर लौट जाएगा तो इसको भाटा कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यह महासागरीय जल की एक स्वाभाविक गति है। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार घटित होती है। मतलब महासागरों में लगातार ज्वार भाटा आता है, दिन में 2 बार आता है। ठीक है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, डेली आएगा तो आएगा। नेक्स्ट है समुद्र का जल स्तर सदा एक समान नहीं रहता है। तो सभी को पता है समुद्र का जल स्तर कहाँ एक समान रहेगा। हम लोगों का तालाब में एक समान कभी पानी नहीं रहता है, तो समुद्र में कहाँ से रहेगा। तो समुद्र का जो जल स्तर होता है एक समान नहीं रहता है, बल्कि नियमित अंतराल में क्या होता है, बदलता रहता है। यह परिघटना सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इन सभी के आकर्षण शक्तियों और जो उनके बीच अभिकेंद्रण बल होता है इनके संतुलन के कारण होता है। देखिए जो समुद्री तरंगे उठता है उसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब यह नीचे गिर करके पीछे लौट जाता है तो इसको भाटा कहते हैं। जो ज्वार भाटा आता है किसके कारण होता है, तो चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, इन सभी के गुरुत्वाकर्षण बल और जो अभिकेंद्रण बल होता है इन्हीं के कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। साथ ही साथ दिन में जो ज्वार भाटा आता है दिन में 2 बार आता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको और 2 बातों को ध्यान में रखना है। जैसे जब जो ज्वार भाटा होता है ज़्यादा ऊंचा उठता है, तरंगे ज़्यादा ऊंचा उठता है तो इसको उच्च ज्वार कहते हैं।
और जब जब तरंगे जब होता है निम्न हो जाता है, मतलब पूरा नीचे चला जाता है, तो क्या कहते हैं, निम्न ज्वार कहा जाता है। मतलब जब तरंगे जो लहरें होती है ज्यादा होगा तो उसको उच्च ज्वार, और तरंगे यदि कम होगी तो उसको निम्न ज्वार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इन सभी को आपको पढ़ लेना एक बार अच्छे तरह से। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारक, मतलब ज्वार भाटा किसके कारण आता है, वे कौन से बल है जिसके चलते ज्वार भाटा आता है, उसको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ज्वार भाटा उत्पत्ति का पहला कारक हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। कैसे आता है यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, ज्वार की उत्पत्ति कैसे होता है, तो जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन दोनों के आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति होता है, ज्वार भाटा आता है। यहाँ पर आप लोगों को समझना है, जो सूर्य है यह पृथ्वी से बड़ा है, चंद्रमा से बड़ा है, फिर भी यह क्या करता है, कम आकर्षित करता है, कम मतलब ज्वार को उत्पन्न करता है। क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, नजदीक होने के कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इस कारण से यह समुद्री क्षेत्रों के जल को ज्यादा मतलब आकर्षित करता है, ज्यादा खींचता है। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण करने का मतलब है कि अपनी ओर खींचना। जब पानी और अपनी ओर खींचता है तो पानी ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको समझना है एक बात और, जो चंद्रमा की शक्ति होती है सूर्य की अपेक्षा में क्या होती है, दोगुनी होती है। आगे दिया हुआ है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, इससे पृथ्वी का जल खींचता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब पृथ्वी का जल खींचेगा, मतलब जब पृथ्वी के जल ऊपर उठेगा, तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। तो इसको आप लोगों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है समझ करके, तभी समझ में आने वाला है। जो ज्वार की उत्पत्ति का पहला कारक है गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य, चंद्रमा, इन सभी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसके चलते समुद्र का जल ऊपर उठ जाता है, जिसके चलते पृथ्वी में ज्वार आता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट आप लोगों को देना है अपकेंद्रण बल, मतलब जो ज्वार भाटा है इसकी उत्पत्ति का दूसरा कारक हो जाएगा अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक दूसरा बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रण बल कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब चंद्रमा के सामने वाले भाग में आकर्षण से ज्वार आता है, तो ठीक उसी समय पृथ्वी के विपरीत भाग में अपकेंद्रण बल के कारण जल बाहर की ओर उभरता है। इस प्रकार संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर एक साथ दो स्थानों पर ज्वार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर समझना है आपको, जैसे अपकेंद्रण बल होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो बातों को समझते हैं, पहला गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्रण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी चीज को अपनी ओर खींचता है, यह आपको पता होगा, कोई भी चीज को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींचेगा। लेकिन अपकेंद्रण बल यह किसी का चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, बाहर भाग जाता है। अपकेंद्रण बल क्या हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा। मतलब अपकेंद्रण बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है। अपकेंद्रण बल के समय में क्या होता है, दो जगह ज्वार आते हैं। कैसे आता है, यहाँ पर आप लोग समझिए। जब चंद्रमा जो होता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक ज्वार उत्पन्न करेगा, और दूसरा वहीं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसके कारण दूसरी जगह पर भी ज्वार आ जाता है। इसलिए दिन में कितने बार ज्वार आते हैं, दो बार आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है ज्वार के प्रकार। ज्वार के कितने प्रकार होते हैं उसको आपको बताना होगा। तो चलते हम लोग इसको देख लेते हैं, ज्वार के कितने प्रकार होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति ज्वार की ऊंचाई को निर्धारित करते हैं। जब तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, संयुक्त आकर्षण से दीर्घ ज्वार आता है। यह पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। इसके विपरीत जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, तो उनकी शक्तियां विभाजित हो जाती है, जिससे लघु ज्वार आता है। यह सप्तमी या अष्टमी को होता है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, ज्वार दो प्रकार की होते हैं। उच्च ज्वार होता है, मतलब एक प्रकार का दीर्घ ज्वार होता है, और दूसरा लघु ज्वार होता है। यहाँ पर आप लोग समझने का ट्राई करिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सेंटर में हो तो दीर्घ ज्वार आता है, और जब सूर्य, चंद्रमा और जो पृथ्वी होगा समकोण पर काटेगा एक दूसरे को, यहाँ पर क्या होगा, निम्न ज्वार आता है। तो आशा इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को और चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है, फिर से क्या देना है आपको, ज्वार के प्रकार देना है। जैसे आवृत्ति और समय के आधार पर भी ज्वार के प्रकार होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि स्थिति के आधार पर दो प्रकार के ज्वार होते थे। पहला, जब तीनों जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा था एक सेंटर पर आ जाता था, इसके कारण दीर्घ ज्वार आता था। और जब ये तीनों समकोण पर काटता था तो इसके कारण निम्न ज्वार आता था। तो यह स्थिति के आधार पर ज्वार के प्रकार थे। अब हम लोग देखते हैं आवृत्ति और समय के आधार पर। आवृत्ति और समय के आधार पर भी ज्वार के प्रकार होते हैं, ज्वार को बांटा जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आवृत्ति के आधार पर ज्वार को दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार में बांटा जा सकता है। सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार आता है, किंतु पृथ्वी की घूर्णन और चंद्रमा की परिक्रमा के कारण ज्वार 12 घंटा के बाद नहीं, 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर आता है। इसलिए अगला ज्वार आने में 24 घंटा 52 मिनट का समय लेता है।
यह समय अंतराल ज्वार केंद्रों के बदलते स्थानों के कारण होता है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे समय और आवृत्ति के आधार पर भी क्या होते हैं, ज्वार के प्रकार होते हैं। जैसे पहला दैनिक हो जाएगा, दूसरा अर्धदैनिक हो जाएगा और तीसरा मिश्रित ज्वार हो जाएगा। आपको पता होगा, मैंने बताया कि दिन में कितने बार ज्वार आते हैं, 2 बार ज्वार आते हैं। मतलब जो दिन होता है हमारा 24 घंटे का होता है, तो 2 बार इसमें ज्वार आना चाहिए 12-12 घंटा करके। 12 घंटा में नहीं आता है, 12 घंटे 26 मिनट करके आता है। आशा से अभी आप लोग समझ गए होंगे। आवृत्ति और समय के आधार पर ज्वार के 3 प्रकार होते हैं, पहला दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार। इतना भी आप लोग लिख दीजिएगा तो मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को लिख देना है दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। पहला ज्वार 12 घंटा 26 मिनट में आता है, दूसरा ज्वार 20 घंटे और 52 मिनट में लगता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आशा इसको समझ गए होंगे। अब क्या करना है, हम लोगों को निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए आप लोग क्या लिखिएगा। सो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के आपसी गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है। केवल जल का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि इसका मानव जीवन और समुद्री जो पारिस्थितिकी है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह नेविगेशन यानी जो नाव चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं, साथ ही साथ बंदरगाहों से गाद हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महासागरीय ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है महत्व के तौर पर भी आप लोग इनको लिख सकते हो, इन सभी पॉइंटों को लिख सकते हो। तो ज्वार भाटा है केवल जल का ऊपर उठना नीचे गिरना नहीं होता है, इसका हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम लोग जब नाव चलाते हैं तो नाव चलाने में पानी को धकेला जाता है, तो इससे नाव चलता है। मछली जब पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने में काम आता है। बंदरगाहों में क्या होता है, बहुत सारे कचरा होते हैं, तो इनको हटाने में भी ज्वार भाटा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता है, महासागरीय ऊर्जा के रूप में भी जो ज्वार भाटा आता है इसका उपयोग किया जाता है। ज्वार भाटा के द्वारा भी बिजली उत्पन्न किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ज्वारीय ऊर्जा एक होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को निष्कर्ष में लिख देना है। यहीं पर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक करना है, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है। यदि सिलेबस में पारिस्थितिक तंत्र पढ़ना होता है तो फिक्स रख लीजिए कि इससे प्रश्न एकदम एग्जाम में बनता है। तो चलते हम लोग इस वीडियो में समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग आप लोगों को देना है ऊर्जा प्रवाह। मतलब परिचय के रूप में हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा कहाँ से आता है, इसका स्रोत क्या है, ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा का प्रवाह है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ऊर्जा का अंतिम और मुख्य स्रोत सूर्य होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पोषक तत्वों के विपरीत ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाती है और कभी भी सूर्य की ओर वापस नहीं लौटती है। देखिए यहाँ पर हम लोग एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले आप लोग समझो, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी काम तभी होगा जब आपके अंदर ऊर्जा होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं 3 से 4 दिन हम लोग भूखे हैं, तो कोई भी काम को हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो गया है। तो ऊर्जा को पूरा करेंगे तभी हम कोई भी काम को कर पाएंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, कोई भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है यह सूर्य है। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी से पहले भोजन बनता है और धीरे धीरे हमारे तक पहुंचता है। आगे देखिए आप लोग, जो सूर्य होता है, सूर्य से ही क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने लिए भोजन बनाते हैं। सूर्य से ही क्या करते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने लिए भोजन बनाते हैं। आगे देखिए आप लोग, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें ऊर्जा क्या होता है, एक दिशा में चलता है। जैसे सबसे पहले जो पेड़ पौधे होंगे अपने लिए सूर्य के प्रकाश से क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। जब पेड़ पौधे बड़ा हो जाएंगे तो इसे शाकाहारी जानवर खा जाएंगे। शाकाहारी जानवर को क्या खा जाएगा, लोमड़ी खा सकता है, सियार खा सकता है, और लास्ट में आपका आ जाएगा शेर। जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं, शेर सभी को खा सकता है। इस प्रकार से जो ऊर्जा होता है लगातार क्या होता है, एक दिशा में प्रवाह होते ही रहता है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा किस में होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसी में होता है। लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में नहीं होता है। जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये चक्रीय प्रवाह करते हैं। ये क्या करते हैं, चक्रीय प्रवाह करते हैं। इसका कभी भी अंत नहीं होता है। यह वायुमंडल में लगातार घूमते रहता है। जैसे वायुमंडल से नाइट्रोजन आया पेड़ पौधा में, ठीक है, तो पेड़ पौधा को जो जानवर खाएगा उसमें जाएगा। उसके बाद जब जानवर मर जाएगा तो वह पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा। तो जो पोषक तत्व होते हैं इसमें लगातार चक्रीय प्रवाह होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, चक्रीय प्रवाह होता है और यहाँ पर ऊर्जा का कभी भी समाप्ति नहीं होता है। लेकिन जो एक दिशीय होता है इसमें ऊर्जा समाप्त हो सकती है। आगे देखो, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, इसको देख लो आप लोग। ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाती है और कभी भी सूर्य की ओर वापस नहीं लौटती है। इसको ध्यान रखना आप लोगों को। जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश से अपने लिए भोजन बनाते हैं। उसके बाद जो शाकाहारी जानवर होते हैं
इन सभी पेड़ पौधों को खा करके अपने लिए भोजन बनाता है। जो शाकाहारी जानवर होता है उसको मांसाहारी खा जाता है, और मांसाहारी को क्या खा जाता है, सर्वोच्च मांसाहारी खा जाता है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा होता है यहाँ से उत्पादक से पेड़ पौधों से शुरू होकर के क्या होता है, अंत तक पहुंच जाता है, लेकिन वापस फिर सूर्य की ओर नहीं जाता है। इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है ऊष्मागतिकीय नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ऊष्मागतिकीय नियम क्या है। देखिए, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र में इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए ऊष्मागतिकीय नियम दिए गए हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए ऊष्मागतिकीय 2 नियम दिए गए हैं। मतलब ऊष्मागतिकीय कितने नियम है, 2 नियम है, जिससे ऊर्जा प्रवाह को समझा जा सकता है। पहला है प्रथम नियम और दूसरा है द्वितीय नियम। तो इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है, यह बोलता है कि ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखिए, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या बोलता है, ऊर्जा ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ऊष्मागति का दूसरा नियम है, यह बताता है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो इसका कुछ हिस्सा ऊष्मा ह्रास के रूप में बदल जाता है, मतलब ऊष्मा ह्रास के रूप में वातावरण में चला जाता है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर ऊर्जा कम होता है। मतलब जो ऊष्मागति का दूसरा नियम है, यह बोलता है कि जब पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा में जितना ऊर्जा है, जब इसको शाकाहारी जानवर खाएगा तो उसमें थोड़ा सा कम ऊर्जा जाएगा। इसी प्रकार से शाकाहारी जानवर को जब मांसाहारी खाएगा तो इसमें भी थोड़ा सा कम ऊर्जा जाएगा। तो प्रथम नियम क्या बताता है, ऊर्जा ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। और दूसरा नियम बताता है कि जैसे ही ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा, कुछ कुछ ऊर्जा की कमी होते जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है पोषक स्तर। पोषक स्तर क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, पारिस्थितिक तंत्र में जीव अपने भोजन के आधार पर विभिन्न स्तरों में बटे होते हैं, इसे ही पोषक स्तर कहा जाता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, जो पर्यावरण होता है, इसमें प्रत्येक जीव अलग अलग जीवों पर निर्भर होता है, अलग अलग चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोषक स्तर कहते हैं। अभी हम लोग समझ लेते हैं इसको। पहला पोषक स्तर हमारा हो जाएगा उत्पादक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरे पौधे भी कहते हैं। जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला आपका है द्वितीय पोषण स्तर। द्वितीय पोषण स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जानवरों को बोला जाता है, जैसे जो घास पौधे खाते हैं, जो पेड़ पौधे को खाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। हिरन ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। नेक्स्ट आपका है तृतीय पोषक स्तर। तृतीय पोषक स्तर में क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता किसको बोला जाता है, मांसाहारी को बोला जाता है। जैसे शेर हो गए, लोमड़ी हो गए, सियार हो गए, ये सभी द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, और तृतीय पोषक स्तर में आते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। जो ऊर्जा होता है पारिस्थितिक तंत्र में, जो ऊर्जा होता है सबसे पहले उत्पादक में बनता है। उत्पादक से जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जैसे मतलब शाकाहारी जानवर हो गया, उसमें जाएगा, और उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में जाएगा। मतलब जो यहाँ पर शाकाहारी जानवर होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता वाला खा जाएगा, जैसे लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, और भी बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को खा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका तृतीय उपभोक्ता भी आता है, जिसमें शेर हो गया, इसको क्या कहते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा होता है लगातार एक दिशा में प्रवाहित होती है। समझने का ट्राई कीजिएगा, और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है नोट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, लिंडमैन का 10% नियम। तो लिंडमैन का 10% नियम क्या है, अभी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जगह निश्चित नहीं रहता है, किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा ऊर्जा कम होते जाता है। तो इसी को लेकर के लिंडमैन ने 10% का सिद्धांत दिया है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर 1942 में लिंडमैन ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इनके अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। शेष 90% ऊर्जा जीव द्वारा अपने जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन, चलना फिरना, इन सभी में खर्च हो जाता है। जो लिंडमैन है, इन्होंने बताया कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में यदि ऊर्जा जाती है तो मात्र 10% जाएगी, बाकी जो 90% ऊर्जा होगा वहीं पर रह जाएगा। वह जो जीव है वही रख लेगा, क्योंकि उसको भी अपने बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे श्वसन लेना, चलना फिरना। ठीक है, लिंडमैन का सिद्धांत क्या बताता है, कोई भी जीव जो होता है अपने लिए 90% रखता है, और जब उसको कोई दूसरा जीव खा जाएगा तो उसमें मात्र 10% जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। इसलिए खाद्य श्रृंखला में कड़ियाँ सीमित होती है, क्योंकि अंत में ऊर्जा बहुत कम बचती है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला होता है, इसमें जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा एकदम सीमित होता है। ठीक है, मतलब ऊर्जा बहुत लिमिट होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं उसी में ऊर्जा बटा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ऊर्जा एकदम कम होते जाता है, आखिर में ऊर्जा बहुत ही कम बचती है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे हम लोग चलते हैं।
अब हम लोग समझते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है। एकदम प्रश्न बनेगा कि खाद्य श्रृंखला का वर्णन करें, खाद्य जाल किसे कहते हैं बताएं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है, जहाँ ऊर्जा एक सीधी रेखा में चलती है, जैसे घास, टिड्डा, मेढक। लेकिन वास्तव में यदि देखें तो खाद्य श्रृंखला कई आपस खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है, इसे खाद्य जाल कहा जाता है। यहाँ पर फिर से समझिए, खाद्य श्रृंखला जो होता है ना, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ऊर्जा जा रहा है, जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, तो एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला हो गया। लेकिन जब इसी में बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिल जाते हैं, 2 से 3 गो खाद्य श्रृंखला मिल गया, तो एक प्रकार से जाल का निर्माण कर लेता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। मतलब जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला और फूड वेब मतलब खाद्य जाल। आगे देखो आप लोग, खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिक तंत्र में उतना स्थिर होगा, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह के लिए कई वैकल्पिक उपलब्ध होते हैं। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि खाद्य जाल जितना गहरा होगा, खाद्य जाल जितना गहरा होगा उतना ही पारिस्थितिक तंत्र मजबूत होगा, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा होगा उतना मजबूत होगा। क्योंकि एक जीव जो होता है बहुत सारे जीवों को खा सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे ऊर्जा के विकल्प होंगे। तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, ठीक है, काफी लंबे समय तक बना रहेगा। की ओर चलते हैं। अंत में आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है कि आखिर जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह था इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अंत में इस प्रकार से आपको लिखना है। आज का प्रश्न है, जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्यक्षेत्र का विवरण दीजिए। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ जैव भूगोल की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, और उसका हेडिंग दे देते हैं। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। जैव भूगोल का सामान्य अर्थ है जैव मंडल के पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों तथा सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना है। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवन पोषी रक्षक परत है, जिसमें पौधों तथा जंतुओं का बिना किसी रक्षा कवच के जीवन संभव होता है। तो यह हुआ हमारा जैव भूगोल की परिभाषा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा JTV। तो JTV ने जैव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार दिया है उसे हम लोग देखते हैं। JTV ने 1982 में जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है। इसका अध्ययन क्षेत्र स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल अर्थात जैव मंडल का जीवों द्वारा निवासित क्षेत्र है। तो यह JTV का कहना था। उसके बाद हम लोग और एक विद्वान को देखते हैं। तो जो हमारा अगला है वह है काक्स एवं मूर। काक्स एवं मूर ने 1993 में जैव भूगोल की निम्न परिभाषा दी। जैव भूगोल जीवों के वितरण, प्रतिरूपों के विश्लेषण एवं व्याख्या तथा विगत कालों में जीवों में जो परिवर्तन हुए हैं तथा वर्तमान में हो रहे हैं के अध्ययन से संबंधित है। तो यह काक्स एवं मूर का कहना था। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है मार्गरेट एंडरसन के अनुसार। तो मार्गरेट एंडरसन ने किस प्रकार जैव भूगोल की परिभाषा दिया उसे देखते हैं। मानव एवं उसके समस्त चेतन एवं अचेतन पर्यावरण के मध्य जैविक संबंधों का अध्ययन ही जैव भूगोल का सार है। तो यह मार्गरेट एंडरसन के अनुसार था। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जैव भूगोल का क्षेत्र। तो जैव भूगोल का हम लोग क्षेत्र देखते हैं। जैव भूगोल में जीवित जीवों अर्थात पौधों तथा जंतुओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पौधों तथा जंतुओं का गहनता से अध्ययन हो सके इसलिए जैव भूगोल को 2 शाखाओं में बांटा गया है। इसलिए जो जैव भूगोल है उसको 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो चलते हैं हम लोग पहली शाखा को देखते हैं। पहला शाखा है हमारा पादप भूगोल। पादप समुदाय के अध्ययन को पादप भूगोल कहा जाता है। जैव भूगोल में जंतुओं की तुलना में पौधों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि पौधे अस्थायी होते हैं तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार प्रदान करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत पौधों के उद्भव, उसमें कालिक एवं स्थानिक परिवर्तनों, विसरण एवं वितरण प्रतिरूपों, उसमें पारिस्थितिक के परिवर्तनों की प्रक्रियाओं एवं कारणों तथा पर्यावरण के कारण उन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो यह हमारा हुआ पादप भूगोल यानी जैव भूगोल की पहली शाखा। तो दूसरी शाखा की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरी शाखा है हमारा जंतु भूगोल। स्थलीय एवं सागरीय आवासों के जंतुओं के अध्ययन को जंतु भूगोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतुओं के प्रजाति के उद्भव, विसरण, वितरण तथा विलोपन, जंतुओं का पर्यावरण के साथ अंतरक्रियाओं, मानव क्रियाकलापों का जंतुओं पर प्रभाव तथा जंतुओं के आपसी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह जंतु भूगोल हुआ यानी जैव भूगोल की दूसरी शाखा। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे हमारा है जैव भूगोल की शाखाएं।
तो जो जैव भूगोल की शाखा है उसे हम लोग देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं के समुदाय के अध्ययन के उपागम के आधार पर जैव भूगोल को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहले हम लोग देखें कि जैव भूगोल को 2 शाखा था, पहला पादप भूगोल और दूसरा जंतु भूगोल। लेकिन इसमें पौधों एवं जंतुओं के समुदायों के अध्ययन के उपागमों के आधार पर जैव भूगोल को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो उसे हम लोग देखते हैं। पहली शाखा है हमारा पारिस्थितिकी जैव भूगोल। स्थलीय एवं सागरीय जीवों की विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में अनुकूल दक्षता, उनके जीवन की आदतों तथा जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों एवं अंतरक्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी जैव भूगोल कहा जाता है। तो यह हमारा हुआ पारिस्थितिकी जैव भूगोल। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक जैव भूगोल। पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों के भौमिकीय कालों के संदर्भ में उद्भव की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं, प्रजातियों के वितरण तथा विलोपन के अध्ययन को ऐतिहासिक जैव भूगोल कहते हैं। तो है हमारा हुआ ऐतिहासिक जैव भूगोल, दूसरी शाखा। अगली शाखा की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है हमारा संरक्षण जैव भूगोल। संरक्षण जैव भूगोल का अर्थ ही होता है सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात इसमें वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है जो संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं, जो आने वाले कुछ समय में विलुप्त हो सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अतः इन प्रजातियों को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके, इस उद्देश्य से ही संरक्षण जैव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो यह हमारा हुआ जैव भूगोल की परिभाषा और उसके अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये लगभग ये प्रश्न आता ही रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स के सारे नोट्स करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि के विकास एवं प्रबंधन के उपायों का विश्लेषण कीजिए। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। आज का प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि के विकास एवं प्रबंधन के उपायों का विश्लेषण कीजिए। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बंजर भूमि की परिभाषा दे लेते हैं। पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने फूटने व पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है, भूमि कहलाती है। इस भूमि में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, परंतु जब भूमि की उपजाऊ क्षमता कम या समाप्त हो जाती है, अर्थात भूमि में सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है, बंजर भूमि कहलाती है। तो सबसे पहले बंजर भूमि क्या होता है? जो बंजर भूमि जो होता है वह चट्टानों के टूटने फूटने, पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। इसमें विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जब इसी भूमि में फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है तो उसे बंजर भूमि का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यानी उसमें सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा है बंजर भूमि का विकास। तो हम लोग यहाँ बंजर भूमि का विकास दे देते हैं। भारत में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति NWDB की स्थापना सन 1985 में वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के तहत की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के बंजर भूमि में वनोरोपण या वृक्षारोपण करके उन्हें उत्पादक योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा दूसरी तरफ पर्यावरण के महत्व को भी बढ़ावा दिया गया। तो यह हमारा था बंजर भूमि का विकास। ठीक है, तो जो बंजर भूमि का विकास हुआ है वह हुआ था NWDB के द्वारा सन 1985 में। ठीक है, यानी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति की जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, और उसी के तहत वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के तहत इसका विकास का योजना चलाया गया था। ठीक है, और इसका क्या था तहत जो इसके द्वारा था ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया गया था। तो इसे आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बंजर भूमि के विकास एवं प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाने चाहिए। तो बंजर भूमि के विकास के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? ठीक है, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जैविक कृषि करना चाहिए। यदि हम लोग जैविक कृषि करते हैं तो इससे जो खेतों की होगी उर्वरता बढ़ जाएगी। ठीक है, जो मतलब उत्पादक बढ़ जाएगा और वह बंजर मुक्त हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं जैविक कृषि। खेतों में किसानों के द्वारा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण भूमि बंजर बन जाती है। अतः इसका प्रयोग अधिक ना करके जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या होता है, जैविक कृषि में हमें रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें अपने जैविक कृषि जो है यानी गोबर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, खेतों में हम गोबर का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो होगा बंजर भूमि बंजर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी वह उपजाऊ बन जाएगा। तो ये हमारा था पहला पॉइंट,
दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ऊसर या क्षारीय बंजर भूमि का सुधार। तो बंजर भूमि के विकास के लिए जो होता है क्षारीय बंजर भूमि का, उसमें सुधार करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे देखते हैं हम लोग। क्षारीय बंजर भूमि में सोडियम लवणों की अधिकता होती है, जिसके कारण भूमि में उत्पादन ना के बराबर होता है। अतः इसे जिप्सम, गंधक, अम्ल, घास, पुआल, गोबर तथा जैविक पदार्थों के जरिए सुधारा जा सकता है। तो जो ऊसर भूमि होता है, ठीक है, तो उसमें सोडियम लवणों की अधिकता होती है, जिसके कारण उसमें फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। इसे जिप्सम, गंधक, अम्ल, घास, पुआल, गोबर, जैविक पदार्थों के जरिए सुधारा जा सकता है। ठीक है, यदि हम इसका प्रयोग करने लगेंगे खेतों में तो वो बंजर मुक्त हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है लवण सहनशील फसलों का उत्पादन। लवण या क्षारीय बंजर भूमि में क्षारीय सहन करने वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए। ढैंचा, गेहूं, जो चुकंदर, तंबाकू और कपास कुछ ऐसे फसलों के नाम हैं जिसमें लवणता सहने की क्षमता होती है। इन फसलों की खेती करके उत्पादन भी अच्छी होती है। तो जो यदि हम बंजर भूमि जो होता है उसमें हम यदि लवणशील सहनों का फसल का उत्पादन करने लगेंगे तो वह बंजर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी उसमें फसलों का उत्पादन होने लगेगा, तो इससे हमारा उसका फायदा होने लगेगा। ठीक है, तो उत्पादक करने के लिए हमें ढैंचा, गेहूं, जौ, चुकंदर, तंबाकू या कपास का उपयोग मतलब उत्पादन करना होगा, तभी हम इससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा उपाय हो गया। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा बंजर भूमि में वृक्षारोपण। जो बंजर क्षेत्र बंजर भूमि घोषित हो चुकी है, जो क्षेत्र बंजर भूमि घोषित हो चुकी है, वहां पर पेड़ों को लगाकर उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। नीम, बबूल, यूकेलिप्टस तथा एक्सट्रीप्लेक्स कुछ ऐसे वृक्षों के उदाहरण हैं जिन्हें बंजर भूमि में आसानी से लगाया जा सकता है। तो यदि हम बंजर भूमि में वृक्षों का रोपण करेंगे तो उससे वह बंजर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन वृक्षों में नीम, बबूल, यूकेलिप्टस, एक्सट्रीप्लेक्स ऐसे वृक्ष के उदाहरण है जो बंजर भूमि में भी अपना विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा पशु प्रबंधक नीति। कुछ लोगों के अनदेखा के कारण बहुत सारे पशु जहां तहां चरते हैं, जो कभी कभी बंजर भूमि में लगाए गए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में बंजर भूमि का विकास होना असंभव है। अतः पशुओं के देखभाल का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। तो क्या होता है, बंजर भूमि के विकास के लिए यदि हम उसमें पेड़ लगाते हैं तो बहुत सारे जानवर हो सकते हैं कि उसमें खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पशुओं को हमें उसका सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा, मतलब जो पेड़ लगाए हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, पशुओं से। तो अतः हमें जो पशुआ होगा जो जहाँ तहाँ चरते हैं उस पर निगरानी करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा था पांचवा पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। जो बंजर भूमि के विकास के लिए अगला पॉइंट हमारा है सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, यदि हमें बंजर भूमि का विकास करना है तो हमारा सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। बंजर भूमि के विकास में पानी या सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सिंचाई की सुविधा न होने के कारण बंजर भूमि का विकास लगभग अधूरा ही रहता है। अतः आसपास के तालाबों या नदियों के द्वारा नहर बनाकर सिंचाई की उचित प्रबंध करना चाहिए। तो जो आसपास के तालाब होगा उसमें नदियों के द्वारा नहर बनाकर सिंचाई के उचित प्रबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यदि हमारा बंजर भूमि के आसपास कहीं तालाब है, नदी है, ठीक है, तो यदि बंजर भूमि में किसी फसल का उत्पादन करते हैं और वहाँ सिंचाई की सुविधा हो जाती है तो इससे उसका विकास जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था छठा पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक सहयोग। बंजर भूमि के विकास के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि भूमि को बंजर मुक्त करने के लिए पेड़ पौधों को लगाने से लेकर अन्य बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जिसे बिना किसी सामाजिक सहयोग के नहीं किया जा सकता है। अतः हमें इन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो जब तक हमारा सामाजिक सहयोग नहीं होगा तब तक बंजर भूमि का विकास होना असंभव है, क्योंकि इसमें बंजर भूमि के विकास के लिए पेड़ पौधों को लगाना होता है और अन्य बहुत सारे कार्य करने होते हैं। यदि उसका देखभाल समाज के लोगों के द्वारा नहीं किया गया तो बंजर भूमि का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था सातवां पॉइंट और आखिरी पॉइंट था। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत VVI क्वेश्चन है। बाकी मैंने जियोग्राफी नोट्स के सारे नोट्स करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों को बताएं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे यह आपके एग्जाम में भिड़ेगा। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, तो केवल आपको एक बार देख लेना है, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है वे कौन से कारण है जिसके चलते मृदा का अपरदन होता है, मृदा का कटाव होता है, मृदा का क्षरण होता है, या फिर जो उसकी उपजाऊ क्षमता होती है कमजोर हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं, हम लोग देखते जाते हैं। पहला यहाँ पर है वनोन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कहने का मतलब है पेड़ों की कटाई। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे मृदा को बांधे रखने का काम करते हैं। जो पेड़ पौधे की जड़ें होती है मृदा को जकड़े रखती है, लेकिन जब कभी भी इसकी जड़ों को काट दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है, तो मृदा कमजोर हो जाती है और यहाँ जब भी वर्षा होती है तो ये आसानी से बह जाती है। तो इस प्रकार से वनोन्मूलन से मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अत्यधिक चराई। जो पशु होते हैं जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, बहुत मात्रा में जब हम लोग चराते हैं तो उसके जो खुर होते हैं, खुरों से क्या होते हैं, जो घास की जड़ी होती है मर जाती है, इससे वहाँ पर मृदा अपरदन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर दिया हुआ है तेज हवा और पानी का बहाव। मतलब जब तेज हवाएं चलती है तो इसके चलते भी मृदा अपरदन होता है, और पानी की चलती तो होता ही है। जैसे नदी हो गया, नदी क्या करता है, नदी जो अपने आसपास होता है दोनों क्षेत्र, या अपने आसपास के क्षेत्रों वाला दोनों किनारों वाला मृदा को काट करके ले जाती है। तो तेज हवा और पानी के चलते भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट है अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ। गलत तरीके से जुताई करना भी क्या होता है, कभी कभी मृदा अपरदन का कारण बनता है। जैसे जो ढलाई वाले जो होते हैं ना, पहाड़ वाले इलाके, वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होता है, लेकिन यदि हम लोग इस तरह से खेती कर दें कि पानी रुका ही नहीं जाए तो वह मिट्टी को बहाकर ले जाएगा, वहाँ पर भूस्खलन हो जाता है। तो गलत कभी कभी कृषि विधियां हम लोग भी अपनाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, मतलब मृदा का अपरदन होता है। और अत्यधिक सिंचाई से भी कभी कभी मृदा अपरदन होता है, कभी कभी नहीं मतलब हमेशा। तो यह मस्ट भी क्वेश्चन था, आशा है इसको आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृदा प्रदूषण पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में बताएं। इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से समझो। जैसे मृदा में ही हम लोग फसल को उपजाते हैं, तो कभी कभी मृदा प्रदूषित हो जाता है, किसके कारण, कृषि के कारण। कभी कभी हम लोग गलत कृषि कर लेते हैं जिसके चलते मृदा प्रदूषित हो जाता है और ना ही कोई फसल उपज जाता है, मतलब बंजर बन जाता है। तो मृदा प्रदूषण एक तरह कैसे बढ़ावा देता है कृषि, उसको बताना है। तो चलते हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कृषि और मृदा प्रदूषण, एग्रीकल्चर एंड सोयल कॉन्टेमाइनेशन, इसको समझते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब हम लोग अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं खेती में, तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है ना, धीरे धीरे जब हम लोग फसल उपजाएंगे तो पहली बार तो ज़्यादा फसल मिल जाएगा, रासायनिक उर्वरक के चलते बहुत फसल मिलेगा, लेकिन 1-2 सालों के बाद धीरे धीरे समाप्त बेटा, अब जो फसल मिलता था वह भी नहीं मिलेगा। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, इससे मृदा प्रदूषित हो जाती है, मतलब मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, यह मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्व को बाधित करता है, पोषक चक्र को बाधित करता है, मतलब जो भी उसमें पोषक तत्व होता है वह समाप्त हो जाता है। हमारा दिया हुआ है कीटनाशक और शाकनाशी, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। तो यह क्या होता है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखो जो कीटनाशक होता है ना, कीटनाशक करने से मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे, जब कभी भी पौधों में क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लग गया तो हम लोग क्या मारेंगे, फर 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 रासायनिक कीटनाशक मार दिए। तो रासायनिक कीटनाशक मार दिए तो इससे कीड़ा तो मर गया, लेकिन काफी लंबे समय तक मिट्टी में यह बना रहता है, जिससे अगले बार जब हम लोग इसमें लगेगा ना, जब अनाज लगवाइएगा ना, तो खत्म गया बेटा। तो कीटनाशक और शाकनाशी के प्रयोग से जो मिट्टी होता है इसमें रसायन मिल जाता है और खाद्य श्रृंखला में यह प्रवेश कर जाता है। इसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, ये सभी नाश हो जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में भी आता है रसायन, हम लोग जो खा रहे हैं खाद वाला खा रहे हैं, तब ने आजकल 50 से 40 साल में उम्र में सब कोई मर रहा है धीरे धीरे। एक्सीडेंट तो एक आम ही बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारणों के चलते हम लोग मरते जा रहे हैं। ठीक है, किसके चलते, यही रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फलना ढकना, इसके प्रयोग से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हमारा दिया हुआ है सिंचाई, इरिगेशन। तो सिंचाई क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। फसल में हम लोग क्या करते हैं, पानी पटाते हैं, फसल में हम लोग क्या करते हैं, पानी पटाने का काम करते हैं। तो जब कभी हम लोग अशुद्ध जल से सिंचाई करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रदूषक होते हैं जो मिट्टी में आ जाते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में लवणता की मात्रा भी बढ़ जाती है। अत्यधिक सिंचाई किससे करते हैं, वही कचरा जल से, अशुद्ध जल से। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। मतलब जो कृषि है, कभी कभी हम लोग रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया और गलत सिंचाई विधि तरीके, इन सभी का प्रयोग करते हैं तो मृदा प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें। तो इसका मैंने फर्स्ट में बताया था 1 नंबर वाले प्रश्न में, लेकिन एक बार मैं फिर
से यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मृदा अपरदन क्या होता है? जब कभी भी जो मनुष्य है मृदा को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है या मानवीय प्राकृतिक घटनाओं के कारण मृदा इधर से उधर कट करके बह जाता है, तो इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण में तीव्र वर्षा हो गया, बाढ़ हो गया, तेज हवाएं और आंधी, इन सभी के चलते मृदा अपरदन होता है। भूस्खलन के चलते भी मृदा अपरदन होता है। आगे है मानवीय कारण। मानवीय कारण में आपका क्या क्या हो जाएगा? तो वनोन्मूलन हो जाएगा, पेड़ों को काटने के चलते मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक चराई, पशुओं को अत्यधिक चराने से मृदा अपरदन होता है। और वैज्ञानिक कृषि, गलत कृषि करेंगे तो भी मृदा अपरदन होगा। और झूम खेती, झूम खेती भी आप लोग जानते होंगे, जंगलों को काट करके खेती की जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो इन सभी के चलते मृदा अपरदन होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा है, मृदा अपरदन के प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर चर्चा करें। अभी हम लोगों ने देखा मृदा अपरदन किसके चलते हो रहा था? पेड़ों को काटने से हो रहा था। नदियों के बहाव के कारण भी मृदा अपरदन हो रहा था, भूस्खलन हो गया और भी बहुत सारे कारण जैसे कृषि हो गया, इन सभी के चलते क्या हो रहा था? मृदा अपरदन हो रहा था। तो इसका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं उसको भी बताना है। यहाँ देखिए आप लोग, मृदा अपरदन के क्या प्रभाव होंगे? तो कृषि भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगा। जो भी कृषि वाला भूमि होगा उसमें उर्वरता कम तो होगा ही, साथ ही साथ कृषि वाला भूमि भी कम हो जाएगा। अगला है बाढ़ का खतरा। मृदा अपरदन से क्या होगा? बाढ़ का खतरा बन जाएगा। पेड़ पौधे मृदा अपरदन होने से रोकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? बाढ़ आना एकदम संभावित है। अगला है नदियों और झीलों में गाद का जमाव। जो भी मिट्टी होगा बह करके नदियों और झीलों में चल जाएगा, इससे क्या होगा? वहां पर गाद जमा हो जाएगा, कचरा जमा हो जाएगा। अगला है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, मतलब भूमि बंजर बनते चला जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। तो ये सभी प्रभाव पड़ेंगे। कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि भूमि पर प्रभाव पड़ेगा, बाढ़ का खतरा होगा, नदी और झीलों में कचरा जमा हो जाएगा और मरुस्थलीकरण होगा। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है रोकथाम के उपाय। मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग वृक्षारोपण। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है समुच रेखीय जोताई। इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसे फिर से हम यहाँ पर समझाते हैं आपको डायग्राम से। जैसे आप लोग हल चलाइएगा ना पहाड़ी वाले इलाकों में, तो ऐसे हल चलाइएगा ना तो ऊपर से पानी आकर सारा बह जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह चलाएंगे, इस तरह चलाएंगे, तो इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, ऐसे करके पानी नीचे आएगा। अगला है सीढ़ीदार खेती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीढ़ीदार खेती कैसे करना है आपको सो। अगला है बांध बनाना। बांध बनाना पानी के वेग को कम करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। चराई पर नियंत्रण। जो भी आवारा पशु होते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, इसके चलते भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। तो इन सभी को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन रोक सकते हैं। तो आशा है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आज का प्रश्न है, जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्य क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो एक बार मैं फिर से और पढ़ देता हूँ। आज का प्रश्न है, जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्य क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ जैव भूगोल की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, और उसका हेडिंग दे देते हैं। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। जैव भूगोल का सामान्य अर्थ है जैवमंडल के पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों तथा सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना है। जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनपोषी रक्षक परत है, जिसमें पौधों तथा जंतुओं का बिना किसी रक्षा कवच के जीवन संभव होता है। तो यह हुआ हमारा जैव भूगोल की परिभाषा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा JTV। तो JTV ने जैव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार दिया है उसे हम लोग देखते हैं। JTV ने 1982 में जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है। इसका अध्ययन क्षेत्र स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल अर्थात जैवमंडल का जीवों द्वारा निवासित क्षेत्र है। तो यह JTV का कहना था। उसके बाद हम लोग और एक विद्वान को देखते हैं। तो जो हमारा अगला है वह है काक्स एवं मूर। काक्स एवं मूर ने 1993 में जैव भूगोल की निम्न परिभाषा दी। जैव भूगोल जीवों के वितरण, प्रतिरूपों के विश्लेषण एवं व्याख्या तथा विगत कालों में जीवों में जो परिवर्तन हुए हैं तथा वर्तमान में हो रहे हैं के अध्ययन से संबंधित है। तो यह काक्स एवं मूर का कहना था। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है मार्गरेट एंडरसन के अनुसार। तो मार्गरेट एंडरसन ने किस प्रकार जैव भूगोल की परिभाषा दिया उसे देखते हैं। मानव एवं उसके समस्त चेतन एवं अचेतन पर्यावरण के मध्य जैविक संबंधों का अध्ययन ही जैव भूगोल का सार है। तो यह मार्गरेट एंडरसन के अनुसार था। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जैव भूगोल का क्षेत्र। तो जैव भूगोल का हम लोग क्षेत्र देखते हैं। जैव भूगोल में जीवित जीवों अर्थात पौधों तथा जंतुओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पौधों तथा जंतुओं का गहनता से अध्ययन हो सके इसलिए जैव भूगोल को 2 शाखाओं में बांटा गया है।
इसलिए जो जैव भूगोल है उसको 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो चलते हैं हम लोग पहली शाखा को देखते हैं। पहला शाखा है हमारा पादप भूगोल। पादप समुदाय के अध्ययन को पादप भूगोल कहा जाता है। जैव भूगोल में जंतुओं की तुलना में पौधों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि पौधे अस्थायी होते हैं तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार प्रदान करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत पौधों के उद्भव उसमें कालिक एवं स्थानिक परिवर्तनों, विसरण एवं वितरण प्रतिरूपों, उसमें पारिस्थितिक के परिवर्तनों की प्रक्रियाओं एवं कारणों तथा पर्यावरण के कारण उन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो यह हमारा हुआ पादप भूगोल यानी जैव भूगोल की पहली शाखा। तो दूसरी शाखा की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरी शाखा है हमारा जंतु भूगोल। स्थलीय एवं सागरीय आवासों के जंतुओं के अध्ययन को जंतु भूगोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतुओं के प्रजाति के उद्भव, विसरण, वितरण तथा विलोपन, जंतुओं का पर्यावरण के साथ अंतरक्रियाओं, मानव क्रियाकलापों का जंतुओं पर प्रभाव तथा जंतुओं के आपसी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह जंतु भूगोल हुआ यानी जैव भूगोल की दूसरी शाखा। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे हमारा है जैव भूगोल की शाखाएं। तो जो जैव भूगोल की शाखा है उसे हम लोग देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं के समुदाय के अध्ययन के उपागम के आधार पर जैव भूगोल को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहले हम लोग देखें कि जैव भूगोल को 2 शाखा था, पहला पादप भूगोल और दूसरा जंतु भूगोल। लेकिन इसमें पौधों एवं जंतुओं के समुदायों के अध्ययन के उपागमों के आधार पर जैव भूगोल को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो उसे हम लोग देखते हैं। पहली शाखा है हमारा पारिस्थितिक जैव भूगोल। स्थलीय एवं सागरीय जीवों की विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में अनुकूल दक्षता, उनके जीवन की आदतों तथा जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों एवं अंतरक्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिक जैव भूगोल कहा जाता है। तो यह हमारा हुआ पारिस्थितिक जैव भूगोल। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक जैव भूगोल। पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों के भौमिकीय कालों के संदर्भ में उद्भव की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं, प्रजातियों के विसरण, वितरण तथा विलोपन के अध्ययन को ऐतिहासिक जैव भूगोल कहते हैं। तो है हमारा हुआ ऐतिहासिक जैव भूगोल दूसरी शाखा। अगली शाखा की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है हमारा संरक्षण जैव भूगोल। संरक्षण जैव भूगोल का अर्थ ही होता है सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात इसमें वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है जो संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं, जो आने वाले कुछ समय में विलुप्त हो सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अतः इन प्रजातियों को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके, इस उद्देश्य से ही संरक्षण जैव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो यह हमारा हुआ जैव भूगोल की परिभाषा और उसके अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये लगभग ये प्रश्न आता ही रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स के सारे नोट्स करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।